नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं 11 जुलाई 2019 शिफ्ट 1 का एसएससी सीएचएसएल का इंग्लिश का पेपर। दोस्तों ये इंग्लिश के पेपर में पूरा डिटेल डिस्कशंस हम लोग करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसमें हमको देखना है कि कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। इसमें एक अंडरलाइन पार्ट है प्रॉमिस एक मिनट दोस्तों, एक पार्ट जो है इसमें जो है ये वाला पार्ट प्रॉमिस टू लुक्ड इनटू, प्रॉमिस टू लुक्ड इनटू, ये जो आपका पार्ट है इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है एरर। ठीक, तो देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक्ड इनटू द मैटर ऑफ फ्यूल एमिशंस एंड एयर पोल्यूशन। कि मिनिस्टर जो है उसने क्या किया, उसने प्रॉमिस किया किस चीज़ के लिए, टू लुक्ड इनटू, कि वो देखेगा, लुक्ड इनटू क्या, द मैटर ऑफ फ्यूल एमिशन एंड एयर पोल्यूशन, की फ्यूल एमिशन और एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसको मिनिस्टर जी देखने वाले हैं। ठीक है, तो एरर तो है इसके अंदर। क्या एरर है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का आपका इसके अंदर एरर है। दोस्तों अगर हमारा सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसके बाद वर्ब जो है, प्रॉमिस हमारा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर है लेकिन ये प्लूरल वर्ब है। हमको क्या चाहिए, ये कौन सा वर्ब है, प्लूरल है। तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी रॉन्ग हो गई। इसका मतलब जो मिनिस्टर है उनके साथ प्रॉमिस तो नहीं होगा, क्या होगा, प्रोमिसेस। क्या होगा, प्रोमिसेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, उसके अलावा टू लुक्ड, यहाँ पर भी आपका एरर है। टू के बाद तो हमेशा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, टू के बाद लुक हो जाएगा। ठीक है ना, टू लुक इनटू द मैटर। तो इनटू तो प्रीपोजिशन आपका बिल्कुल सही है, टू लुक इनटू द मैटर, लेकिन गड़बड़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोमिसेस, प्रोमिसेस जो है यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन प्रोमिसेस के साथ यहाँ पर टू लुकिंग, तो टू के साथ लुकिंग ये नहीं होगा। मतलब ये आपका डी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और टू के बाद एस भी नहीं आता है, सीधा सीधा लुक जो कि फर्स्ट फॉर्म है वो आता है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, तो सी वाला हमारा राइट है। अब दोस्तों या तो क्या होगा कि ये सेंटेंस अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में अगर इस सेंटेंस को हम लिखते हैं तो क्या होगा कि द मिनिस्टर प्रॉमिसेस टू लुक इनटू द मैटर ऑफ फ्यूल एमिशंस एंड एयर पोल्यूशन। या फिर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोग पूरे के पूरे को पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये हो गया आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इनटू बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब सी वाला आपका बिल्कुल राइट है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि आप ईडी लगा सकते हो, द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू, ये भी सही है। और अगर आपका ऑप्शन में होता क्या, अगर ऑप्शन में होता ये प्रॉमिसेस टू लुक इनटू होता तो वो वाला भी हमारा राइट हो जाता। ठीक है ना, दोनों हमारे राइट हो जाते, लेकिन ये पास्ट टेंस में है, सी वाला हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। इस पर्टिकुलर वर्ड का हमको चाहिए एंटोनिम। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। दोस्तों आप लोगों ने नाउन जब पढ़ा था तो आपने सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा, भाव जिसको बोलते हैं ना, जो जिसको एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती जिसको हम लोग केवल सोच सकते हैं, हमारी थिंकिंग में आ सकता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, है ना। दैट कैन ओनली बी थॉट, ओनली बी थॉट और फेल्ट। ठीक है ना, फेल्ट बट cannot be
सीन और टच्ड, जिसको देख या फिर हम लोग टच नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे जो नाउन है उसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट, या ऐसे जो वर्ड्स हैं जो भी है उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है इसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम सॉलिड के सेंस में ये वर्ड आपका हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ वर्ड हैं आपके, जैसे इल्यूजिव। इल्यूजिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक है, ये सब की सब जो है आपके क्या है, एडजेक्टिव्स है। ठीक है ना, एडजेक्टिव है ये सारे, और इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक है, किसी को पता करना मुश्किल होना, डिफिकल्ट होना। ठीक है, वो होता है फाइंड या कैच, डिफिकल्ट टू फाइंड या फिर डिफिकल्ट टू कैच, या फिर डिफिकल्ट टू अचीव, किसी चीज को अचीव करना मुश्किल हो। ठीक है, वो सब का सब जो है किस में आता है, इल्यूजिव में आ जाता है। अरे एक मिनट, इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है, कैच और अचीव, ये मीनिंग होता है किसका, इल्यूजिव का। और इनटैंजिबल का मतलब होता है नॉट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस, कि जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो, वो होता है इनटैंजिबल। नॉट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस, जो फिजिकली हमको दिखाई ना दे। ठीक है, जो फिजिकली दिखाई ना दे उसको कहा जाता है इनटेंजिबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, वैग। वैग का मतलब एकदम फीका सा, धुंधला सा, है ना, या फिर इनडेफिनिट या अनक्लियर सा, अनक्लियर, अनक्लियर या फिर इनडेफिनेट, है ना। तो ये हो गया वैग। लेकिन राइट हमारा जो आंसर है कॉन्क्रीट, सी वाला, बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा ईडीएम का क्वेश्चन है, मुहावरे का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, मेक नो हेडवे। तो मेक नो हेडवे जो है इसका मतलब है कि आगे की प्रोग्रेस नहीं कर पाना। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है इस ईडीएम का मीनिंग याद रखना पड़ेगा। कोई इसमें ट्रिक या कोई इसमें शॉर्टकट काम नहीं आता है, बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा। मेक नो हेडवे का मतलब है आगे, मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाना। ठीक है, अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, आगे की तरफ मतलब कितनी भी प्रयास किया गया हो लेकिन उसके बावजूद जो है परिस्थिति जो है वही की वही हो और हमारी जो प्रेजेंस वही की वही हो, मतलब आगे बिल्कुल उसको प्रोग्रेस ना कर पाना, है ना। ये इसका मीनिंग हो जाएगा अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, वंस अगेन हायर फूड इन्फ्लेशन इन कॉम्बिनेशन विद फ्यूल एंड पावर provided dash to the wholesale inflation। दोस्तों इस पर्टिकुलर सेंटेंस का हम लोग सेंस समझने की कोशिश करेंगे कि किस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। क्या ये एक अच्छा शुभ संकेत है, पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ तकलीफ देने वाली बात यहाँ पर की जा रही है, उस सेंस मतलब नेगेटिव सेंस है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है कि वंस अगेन मतलब एक बार फिर से क्या हुआ, हायर फूड इन्फ्लेशन, कि ये जो महंगाई दर है वो बढ़ता गया। भाई फूड इन्फ्लेशन हाई होना इसका मतलब चीज़ें जो है और ज़्यादा महंगी हो जाना। तो ये जाहिर सी बात है कि ये कोई हमारे लिए अच्छा संकेत तो है नहीं, भाई गुड न्यूज़ तो होगा नहीं। मतलब आपका पूरा सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है। इन कॉम्बिनेशन, अच्छा एक तो ये, एक तो फूड इन्फ्लेशन, एक तो सब्जियां और सबके दाम जो है, सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तो ये आपका इन्फ्लेशन नेगेटिव वर्ड है, और उसके साथ इन कॉम्बिनेशन मतलब उसके साथ साथ जो है फ्यूल और पावर की जो भाव है ना, पेट्रोल के और पावर के जो भाव है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रोवाइडेड डैश
टू द होलसेल इन्फ्लेशन की इसने क्या किया, होलसेल इन्फ्लेशन को, होलसेल की जो महंगाई है उसको क्या करा, उसको एक तरह से और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो चाहे आपका नेगेटिविटी इंक्रीज ही होगी ना भाई, इन्फ्लेशन को बढ़ाया ना। अगर ये एक तो फूड का इन्फ्लेशन, दूसरा फ्यूल का इन्फ्लेशन, इन दोनों ने मिलके कौन से इन्फ्लेशन को बढ़ाया, इन दोनों ने मिलके होलसेल का जो इन्फ्लेशन है, मंदी है, उसको और कम किया कि बढ़ाया, भाई उसको भी बढ़ाया। तो ये नेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी सेंस तो नेगेटिव है बट ये इंक्रीज हो रहा है ना। तो मतलब एक तरह से क्या राइट वर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है गति। क्या मतलब होता है, गति या स्पीड, स्पीड या फिर मोमेंटम। क्या बोलेंगे, मोमेंटम, ठीक है। उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये जो वर्ड है इम्पेटस, ये आपका राइट हो जाएगा। इम्प्रेशन, छाप छोड़ना, है ना। इम्प्रेशन छोड़ना मतलब कोई छाप, किसी के ऊपर कोई छाप छोड़ना, मार्क छोड़ना, है ना, छाप या फिर कोई मार्क छोड़ना, ठीक है। तो वो सेंस नहीं हो रहा है। इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर करना। तो इंस्पिरेशन जो है हम लोग किसको प्रोवाइड करते हैं, किसी पर्सन को इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन नहीं होगा। इनसाइट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, अंदर की इंफॉर्मेशन, सीक्रेट, सीक्रेट जानकारियां, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। एक क्या कर दिया कि ये एक बार फिर से, एक तो फूड की जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो खाद्य पदार्थों की जो महंगाई है, उसके साथ साथ जो है फूड और फ्यूल और पावर की जो महंगाई है, इन दोनों ने जो है होलसेल की जो महंगाई है उसमें क्या प्रदान किया उसमें एक तरह से गति प्रदान कर दी, मोमेंटम प्रदान कर दिया, ठीक है। तो डी वाला हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, चलिए आ गया सिंपल सेंटेंसेस का, जिसको हम लोग रीअरेंजमेंट के सेंटेंसेस हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों। और इसके अंदर जैसे कि मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ, ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप लोग स्टार्टर की तलाश करो और उसके साथ साथ जो है पेयरिंग भी बनाओ। जो कोई दो ऐसे सेंटेंस जिसमें आप श्योर हो कि हाँ उसके बाद वो आने वाला है, तो वो पेयरिंग हम लोग बना सकते हैं। चलिए पहले स्टार्टर देखते हैं। देखो क्या लिखा है, यूजिंग मैचेस हाउएवर कैन केम मच लेटर। सॉरी, यूजिंग मैचेस की, ये माचिस का इस्तेमाल जो है वो हालांकि काफ़ी देर से आया। तो भाई ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला हुआ है ना, किस सेंस में बोला है, ऐसा अधूरा लग रहा है। इससे तो हम पूरा का पूरा पैसेज की स्टार्टिंग कर नहीं सकते हैं। ए हमारा स्टार्टर नहीं होगा। फिर क्या लिखा है, द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी दैट मैन प्रोबेबली मेड वाज दैट ऑफ फायर। कि जो सबसे पहली महान जो डिस्कवरी खोज है जो इंसान ने करी होगी वो किसकी है, अग्नि की, आग की डिस्कवरी। ये बिल्कुल आपका स्टार्टर हो सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फर्स्ट किस से शुरू हो रहा है और एक तरह से पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा स्टार्टर बी से हो सकता है। इन ओल्डर टाइम्स फायर वर मेड बाय रबिंग टू फ्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, टिल द स्पार्क वॉज प्रोड्यूस। तो दोस्तों ये भी स्टार्टर हो सकता है कि भाई कब की बात हो रही है, ओल्डर पुराने समय में फायर जो है वो कैसे बनाई जाती थी, दो फ्लेम जो पत्थर होते थे, चकमक पत्थर होते थे, उसको ऐसे रब करने पर, या और भी कुछ तरीका है, एक लकड़ी के अंदर होल करते थे, दूसरी लकड़ी उसके अंदर डाल के ऐसे घुमाते थे, तो उससे भी फायर प्रोड्यूस होती थी। तो टू फ्लेम्स को रब करने पर और एक दूसरे से टिल द स्पार्क वॉज प्रोड्यूस, की जब तक कि उसमें से स्पार्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टार्टर तो हो सकता है। आगे देखते हैं, एंड दिस स्पार्क सेट फायर टू ड्राई स्ट्रॉ लीव्स एंड वुड। तो ये डी तो हमारा स्टार्टर होगा नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज देखो आप, है ना, एक बार फिर से सी और डी को पढ़ो।
जरा देखो जरा सी और डी का कितना बढ़िया पेयर बन रहा है। आप देखो क्या लिखा है इधर कि इन ओल्डन टाइम, भाई पुराने टाइम पर क्या होता था कि फायर जो है वो कैसे बनाई जाती थी, वो दो फ्लेम्स को ऐसे रब किया जाता था एक दूसरे के अगेंस्ट, जब तक कब तक, जब तक कि उसमें से कुछ चिंगारी ना आ जाए, है ना, चिंगारी प्रोड्यूस ना हो जाए। और आगे देखो उसके कंटिन्यूएशन में देखो एंड दिस स्पार्क, और ये जो चिंगारी देखो यहाँ पे चिंगारी से एंडिंग हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो चिंगारी है ये फिर फायर सेट होती है टू ड्राई स्ट्रॉ, आसपास जो सूखा जो घास वगैरह पत्तियां होती है उसमें तुरंत वो आग पकड़ लेता है और इस तरह से उसकी आग जल जाती है। मतलब सीडी का दोस्तों आपका पेयर आ गया, ठीक है। अब देखो जरा सीडी का पेयर हमारे पास किसके पास है, सीडी का पेयर यहाँ पर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो डी वाला हमारा आंसर आ गया। देखो इतना आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपने पेयर बराबर पकड़ लिया, आपने पता कर लिया कि ये पेयर होने वाला है। देखो इतना इजी है ये, यहाँ पे स्पार्क से चिंगारी से एंडिंग हुई और फिर क्या बोला जा रहा है कि ये जो चिंगारी है ये बाद में फायर आग लगा देती है किसमें, घास और वो सब चीजों में, ठीक। आगे देखते हैं, तो चलिए डी वाला आंसर मिल गया। अब देखो पेयरिंग बी से शुरू करते हैं। द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी, जो पहली सबसे महान डिस्कवरी हुई दैट मैन प्रोबेबली मेड, वो क्या थी, वो डिस्कवरी थी फायर की। और उसके बाद देखो कि ओल्डन टाइम में फायर जो है वो किससे बनाई जाती थी, फ्लिंग्स को रब करने से एक दूसरे के अगेंस्ट, और फिर उसमें से चिंगारी निकलती थी और वो चिंगारी जो है उससे घास वगैरह जो पत्ती या सूखी लकड़ी वो जल जाती थी। और यूजिंग मैचेस, माचिस का इस्तेमाल तो हालांकि जो है वो अब बहुत बाद में यूज हुआ है ना, माचिस तो बहुत बाद में आई, उसके पहले तो यही तरीका था। मतलब डी हमारा जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट रीअरेंजमेंट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसके अंदर हमको इस पर्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम चाहिए, ठीक है, विपरीत शब्द चाहिए। क्या लिखा है, होप। आपने कई बार सुना है होप का मतलब क्या होता है, उम्मीद रखना, आशा प्रकट करना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निराशा, है ना। होप का क्या मतलब है, आशा या फिर उम्मीद, ठीक है, उम्मीद, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निराशा, निराशा या नाउम्मीद। तो ये जो वर्ड है डिस्पेयर, ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्पेयर वर्ड एक तरह से एब्सेंस ऑफ होप या फिर कंप्लीट लॉस्ट, कंप्लीट लॉस्ट, पूरी तरीके से सब कुछ बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, निराश, है ना, इस तरीके से। आशा का होता है निराशा, ठीक। तो ये हमारा राइट एंटोनिम हो गया। 7th वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्या लिखा हुआ है आपके डायरेक्ट सेंस में है कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। देखो इसने, इंटरव्यूअर ने, है ना, रमेश से कुछ पूछा। क्या पूछा कि क्या आपको कोई आइडिया है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या आपको उसके बारे में कोई आइडिया है। इस तरीके से प्रश्न पूछा। किसने, इंटरव्यूअर ने। किससे पूछा, रमेश से पूछा। तो दोस्तों ये जो वर्ड आता है ना आपका, कभी भी ये हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत होती है ना, तो आप उसके लिए क्या करते हो, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपका हो गया डायरेक्ट के, इधर कुछ हम लोग रूल्स समझ लेते हैं और यहाँ पर इनडायरेक्ट के रूल्स देख लेते हैं। आप देखो शुरुआत यहाँ पर किससे हो रही है, आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद अदर वर्ड्स आ रहा है। तो इधर जब शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत में क्या लिखेंगे, इफ लगाएंगे या फिर वेदर, ठीक है। इफ या वेदर इन दोनों में से कुछ एक लगाने वाले हैं, ठीक है। इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है और क्या क्या चेंजेस होती है, देखो आक्स तो आक्स ही रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके अलावा ये जो प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस अगर इसमें है आपके रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये जो इन्वर्टेड के अंदर का जो पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो अगर यहां पर सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ये पास्ट टेंस है,
तो फिर इसके अंदर का जो प्रेजेंट टेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है ना। तो इधर का जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पास्ट टेंस में। ये कुछ चेंजेस आपको करना है। तो देखो यहाँ तो कोई भी चेंजेस नहीं होगी, एज इट इज लिखेंगे द इंटरव्यूअर आस्क्ड, क्योंकि पहले से आस्क्ड है। अगर सेट टू होता तो फिर हम लोग आस्क्ड लिख देते, लेकिन आस्क्ड है तो ऑलरेडी आस्क्ड ही रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम आएगा, इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश। देख लो चारों में जो है आस्क्ड रमेश रमेश रमेश, यहाँ तक जो है चारों करेक्ट है। अब दोस्तों देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर रहे हो, इस तरह के सेंटेंस में जो है हम लोग दैट नहीं लगाते हैं, क्योंकि या तो दैट लगा लो या फिर इफ लगा लो, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको यूज करना है ना। तो इफ लगा लेंगे हम लोग तो दैट नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे इफ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ क्या डू यू, तो डू यू के बदले यू। इफ के बाद क्या होता है दोस्तों, इफ के बाद सीधा आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे रमेश इफ यू जो है, यू क्या बन जाएगा, यू जो है वो रमेश की बात हो रही तो यू ही हो जाएगा। तो इफ ही, और ये देखो हैव, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट, अवर के बदले देयर प्रोडक्ट्स, अवर के बदले क्या हो जाएगा, देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लगा हुआ है, द प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट नहीं होगा। देखो यहाँ तक पूरा सही लग रहा है आपको, फर्स्ट वाला पॉइंट अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा पूरा सही लग रहा है। इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, दैट भी, अच्छा दैट भी तो रॉन्ग है, पूरा सही कहाँ से लग रहा है, दैट रॉन्ग है। तो यहाँ पर ही हमने फिनिश कर दिया, यही रॉन्ग सेंटेंस है। उसके अलावा ये द नहीं आएगा, देयर आएगा, ठीक है, अवर का देयर हो जाएगा। तो दो मिस्टेक है इसके अंदर। बी वाले में हम लोग देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ ही, हैव नहीं आना है, क्या आना है, हैड आना है। यहाँ पर एरर आ गया, बी वाला रॉन्ग। फिर इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट, देयर भी ठीक है, प्रोडक्ट्स भी ठीक है। सी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा अच्छा हिज प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिज प्रोडक्ट, और यहाँ पर देयर, बाकी पूरा सेम है। तो दोस्तों आप देखो कि यहाँ पर आवर प्रोडक्ट्स है, तो मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। यहाँ पर केवल इंटरव्यूअर की बात नहीं हो रही है, इंटरव्यूअर अपनी कंपनी की बात कर रही है, सारे प्रोडक्ट्स की तो बात हो रही। तो आवर, अगर यहाँ पे हिज होता तो यहाँ पे माई प्रोडक्ट होता है ना, माय अगर यहाँ पे लगा होता तो हम लोग यहाँ पर हिस करते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अवर। तो अवर का जो है चेंज क्या हो जाएगा, पर्सन देयर हो जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया। देखो आप क्या लिखा है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, ठीक, देयर हमारा राइट, सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, देखो क्या लिखा है, समवन गेव हिम अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स, है ना। केस का मतलब होता है बक्सा, है ना, बॉक्स। केस का क्या मतलब होता है, एक बॉक्स, कि किसी ने उसको जो है एक नया केस दे दिया, एक बॉक्स दे दिया, जनरली किस काम के लिए, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह रखने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है, किसने दिया नहीं पता, तो ये समवन जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब गेव जो है ना दोस्तों वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, V1 V2 और V3। आप देखो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है गिव, ठीक है ना, गिव फर्स्ट फॉर्म है, गिव जो है वो सेकंड फॉर्म है, और गिवन जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म चल रहा है, तो किसको दिया हुआ है, हिम को दिया हुआ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या दिया है, ये सब एक्स्ट्रा वर्ड है या अदर वर्ड्स है। अगर हम लोग एक्टिव पैसिव का फॉर्मूला देखेंगे तो ठीक है, एक्टिव और पैसिव, अगर हम लोग इन दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो इसके हिसाब से क्या स्ट्रक्चर लगा हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट,
ठीक है, तो यही हमारा जब पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है ऑक्सिलरी या फिर उसी को जो है हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो कौन से टेंस में होगा, बिल्कुल इस तरीके से पास्ट टेंस में होगा, मतलब या तो वॉज आने वाला है या फिर वर आने वाला है, और मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद जो है बाय, और अगर ज़रूरत लगी तो बाय के साथ सब्जेक्ट लगा देंगे, और जहां अप्रोप्रिएट लगे वहां एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लगा देंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों वॉज किसके साथ आएगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ, वर किसके साथ आएगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ। अब इतना देख लेते हैं, तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हिम है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह ही हिम बन जाता है, और इसी को अगर सब्जेक्ट की जगह उठा के लाओगे तो वापस से ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हिम क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ही देखो चारों में ही है। अब यहाँ इसके सेकेंड स्टेप से आपका आंसर पता चल जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो चारों में देखो ही है, सेकेंड स्टेप ये इतना थोड़ा सा भी अगर स्ट्रक्चर अपने को पता है तो सेकेंड स्टेप में आप आंसर पता कर सकते हो। भाई सेकेंड स्टेप क्या है कि पास्ट टेंस होने वाला है। अब पास्ट टेंस में क्या होने वाला है वो भी देख लो कि क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, भाई एक वचन है, सिंगुलर में है और पास्ट टेंस में लाना है, तो जाहिर सी बात है वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। देखो इज है तो कैंसल, हैड है कैंसल, वॉज है करेक्ट, एक ही वॉज है, मतलब सी वाला हमारा आंसर है दोस्तों। इस तरीके से, इतने शॉर्टकट के तरीके से आप लोग आंसर पता कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए, ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो आप क्या लिखा है, ही वॉज, उसके बाद क्या बोला था मैंने कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, V3 आ गया। अब देखो उसके बाद जो है एक्स्ट्रा वर्ड कहीं भी आ सकते हैं मीनिंग के हिसाब से, गिवन के साथ आ गया न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स। मैंने कहा था कि ये जरूरत के हिसाब से बाय के बाद सब्जेक्ट लगेगा दोस्तों, बाय समवन है ना, इसके आगे लास्ट में अगर आप बाय समवन नहीं भी लगाते हो तो भी ये पूरा हमारा मीनिंगफुल है, आप देखो है ना, और अंडरस्टूड है, समझ में आता है कि भाई जाहिर सी बात है किसी ने तो दिया होगा, कोई आसमान से तो टपका नहीं होगा, ठीक है। तो ही वॉज गिवन अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड, कि उसको दिया गया एक नया केस उसके क्रेडिट कार्ड के लिए, और किसी के द्वारा ही दिया गया होगा, जाहिर सी बात है एकदम टप हाथ में ऐसे तो आया नहीं होगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं बाय समवन, ये हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, है ना, इसको नहीं लिखेंगे तो भी हमारा आंसर पूरी तरीके से सही है, ठीक। तो ये हमारा सी वाला जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है जम्बल्ड सेंटेंसेस का रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन हमारा वापस आ गया, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रिक आप लोगों को पता है, सबसे पहले स्टार्टर देखो और पेयर बनाओ और आंसर लेकर आओ, ठीक। चलिए तो क्या लिखा है, वी हैड ऑलरेडी कवर्ड हाफ द डिस्टेंस व्हेन वी रीच्ड द 3 रोड जंक्शन, कि हमने जो है पहले से कवर कर चुके, हम पहले से कवर कर चुके, क्या कर चुके, हाफ द डिस्टेंस, आधी जो दूरी है हम लोग पहले से कवर कर चुके हैं। when we reach a 3 रोड जंक्शन, मतलब जब हम तीन तिराहे पर पहुंचे, 3 रोड वाले जंक्शन पे पहुंचे, उस समय तक हम पहले से आधी जो जेनरिक जर्नी है हमारी वो कवर कर चुके थे, है ना। इस तरीके से आ रहा है और एक मीनिंगफुली भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शुरुआत इससे हो सकती है कि भाई हमने इतनी, वहां तक पहुंचने पर हमने इतनी दूरी जो है वो पहले से तय कर चुके हैं, ठीक। आगे देखते हैं, आई वॉज, मतलब इसमें मान सकते हैं कि हमारा ये स्टार्टर हो सकता है। आगे देखते हैं, आई वॉज वरीड इट माइट पाउंड्स ऑन अस, कि मैं थोड़ा सा चिंतित था, किस बारे में चिंतित था कि वो जो है वो मेरे ऊपर पाउंड्स का मतलब होता है एकदम कूदना, लपकना, ठीक है, एकदम हमला करने की दृष्टि से कूदना किसी के ऊपर, जैसे कोई जानवर, बंदर हमारे ऊपर पाउंस हो जाता है, या मंकी या फिर डॉग, कुत्ता एकदम हमारे ऊपर कूद जाता है तो उसको पाउंस बोलते हैं। तो मैं थोड़ी चिंतित था मैं कि इट माइट पाउंस ऑन अस, कि ये हमारे ऊपर कूद सकता है। अब कौन कूद सकता है, ये, तो अब ये की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं दी होगी पहले, है ना, मतलब बी हमारा स्टार्टर नहीं लग रहा है, ठीक है ना दोस्तों, बी जो है वो स्टार्टर नहीं लग रहा है। फिर देखो बट
थैंकफुली, लेकिन थैंकफुली वी पिक्ड अप स्पीड एंड इट गॉट लेफ्ट बिहाइंड, कि मतलब शुक्र है कि अंत में जो है हमने क्या किया, स्पीड पकड़ ली और इट गॉट लेफ्ट बिहाइंड। और ये जो है इट कौन, ये क्या हो गया, पीछे रह गया। अब ये कौन है, किसकी बात हो रही, ये नहीं पता, मतलब सी भी जो है वो भी हमारा स्टार्टर नहीं है और सी हमारा ऑप्शन में भी नहीं है। डी देख लेते हैं। सडनली अ बार्किंग डॉग बिगिन टू चेज द बाइक फॉर सम टाइम, एकदम क्या हुआ सडनली कि एक भौंकता हुआ कुत्ता जो है उसने क्या किया, हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सडनली किया उसने एकदम, मतलब इससे पहले कोई घटना हुई भाई, सडनली इससे पहले कुछ हुआ होगा, कहीं जा रहे होंगे, कुछ बोली बातें बताई जा रही होगी, कुछ सेंटेंस होगा, मतलब डी तो स्टार्टर नहीं है दोस्तों, डी स्टार्टर नहीं है, इसका मतलब स्टार्टर हमारा ए है, स्टार्टर हमारा ए है ना, दोनों ऑप्शन में ए हमारा स्टार्टर है। अब पेयर देख लेते हैं, या तो दोस्तों ए बी होगा या फिर ए और डी होगा, ठीक है ना, ए और बी का हमारा कॉम्बिनेशन होगा या फिर ए और डी होने वाला है। तो देख लेते हैं कि ए बी का पेयर हम लोग पहले बनाकर देखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, ए क्या है, वी हैड ऑलरेडी कवर्ड, हमने जो है आधा डिस्टेंस कवर कर लिया। जब हम लोग कहां पर पहुंच गए, जब हम लोग पहुंच गए एक 3 रोड जंक्शन, एक तिराहे तक पहुंच गए, तब तक हमने आधी दूरी पूरी कर ली। और उसके बाद बी आ रहा है, अब बी में क्या है, आई वॉज वरीड, मैं थोड़ा चिंतित था, तो इट माइट पाऊं, अब ये इट कौन है नहीं पता है भाई, ये बताओ। ए में तो बात हो रही है बस जनरल इंफॉर्मेशन की, ये लोग वहां तक पहुंच गए, और उसके बाद बोला जा रहा है कि ये हमको जो है पाउंस करेगा। तो अब ये इट जो है इसकी हमको इंफॉर्मेशन ए से पता नहीं चल रही है, इसका मतलब ए और बी का पेयरिंग दोस्तों नहीं है, इसका मतलब ए वाला रॉन्ग और डी वाला आंसर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है ना, डी वाला आंसर करेक्ट हो गया। आप देखो क्या लिखा हुआ है, ए और डी का आपका पेयर हो गया। कैसे, वी हैड ऑलरेडी कवर्ड हाफ द डिस्टेंस, जब तक कि हम तिराहे तक पहुंचे आधी दूरी तो हमने पूरी कर ली थी। उसके बाद आप देखो सडनली एकदम क्या हुआ, बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता जो है हमारे पीछे 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 बाइक के दौड़ने लगा, है ना। अब जाहिर सी बात है ये हो सकता है, ए डी का पेयर बन रहा है। और उसके बाद बी देखो, आई वॉज वरीड इट माइट पाउंस ऑन अस, कि हम लोग थोड़ा, मैं चिंतित थी, क्यों, क्योंकि इट, अब ये इट कौन है, इट है डॉग। भाई ये क्या हो सकता है, ये हमारे ऊपर कूद सकता है ना, हमला कर सकता है, तो बिल्कुल आपका इट का आंसर आ गया। और सी देखो फिर बट, लेकिन, अब देखो यहां पे वो पाउंस करने की बात हो रही है, यहां बिल्कुल अपोजिट सॉरी अब यहाँ पे देखो पाउंस मतलब एक तरह से नेगेटिव हमला करने की बात हो रही है, और यहाँ पर बचने की बात हो रही है कि हमने क्या किया कि हमने स्पीड पकड़ ली और हम लोग लकीली जो है वो कुत्ता हमसे बहुत ही दूर रह गया। मतलब हमारा डी वाला अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया, मीनिंग वाइज भी बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों।